गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवंशिक विकार की बात की थी, जिसमें से अपन ने उसका एक एग्जाम्पल लिया था डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उसके आगे अपन आज सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे टर्नर सिंड्रोम। अपन जो टॉपिक चल रहा था वो था जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसमें से सेकंड अपन एग्जांपल ले रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। नाम सुना होगा इसका भी आपने। जैसा कि अपन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में विस्तार पूर्वक समझा था, जाना था, वैसे ही टर्नर सिंड्रोम के बारे में अब जानेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह है एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता जिसे अपन बोलते हैं मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होता है। मोनोसोमी अर्थात 2n की जगह एक माइनस हो गया, यानी कि 46 - 1 कितने हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं। अर्थात जहां पे 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, गुणसूत्र होने चाहिए थे, उनमें से एक कम हो गया तो 45 ही रह गए। इसलिए इसको अपन एक न्यून सूत्र या मोनोसोमी कहते हैं। इसी के कारण ही ये टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है, इसकी लक्षण प्ररूपी हमेशा फीमेल ही होती है। इसकी लक्षण प्ररूपी फीमेल होती है हमेशा, यानी इसकी जो लक्षण अपन देखते हैं वो हमेशा फीमेल में ही देखते हैं, मादा में ही देखते हैं। इस फीमेल को X0 फीमेल भी कहते हैं। यानी नॉर्मल क्रोमोसोम अक्स होते हैं, लेकिन यहां पे एक अक्स गायब हो गया तो क्या हो गया? X0 हो गया। तो इसे X0 फीमेल भी कहा जाता है। अब इसके पहचान के लक्षण क्या हो सकते हैं? इससे ग्रसित जो इंसान है, जो फीमेल है, उसकी जो हाइट है वह 4 से लेके 10 फीट तक एडल्ट फेज में होती है। एडल्ट फेज में होती है, यानी कि इससे ग्रसित जो फीमेल होगी उसकी हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम 4 से 10 फीट, यानी इतनी सी। अपन देखते हैं ना अपने आसपास छोटे छोटे बच्चे क्या, बड़े बड़े आदमी, छोटे छोटे, उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है। वो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से, इस टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। तो ये 4 से 10 फीट उनकी एडल्ट फेज में, वयस्क अवस्था में इनकी हाइट होती है। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक है ये। इसके साथ ही इसका दूसरा पहचान का लक्षण है कि इनकी जो गर्दन होती है, जो नेक वाला पार्ट होता है, इसमें झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ लटका हुआ सा, जैसे झिल्ली लटक रही हो वैसा अपन को इसमें दिखाई देता है। तो ये भी इसका एक पहचान का लक्षण है। इसके अलावा इनकी सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक सेल्स जिन्हें अपन बोलते हैं कायिक कोशिकाएं, इन कायिक कोशिकाओं में बार बॉडीज का अभाव होता है, अर्थात ये मेल के समान दिखाई देती है। बार बॉडीज, नया शब्द आया है, बार बॉडीज। इसको समझाऊं, बार बॉडीज होती क्या है, या बार काय, बॉडीज को काय बोल सकते हैं अपन। तो ये बार बॉडीज होती क्या है? जैसे भी मैंने समझाया कि अक्स फीमेल, अगर अक्स वाई होता तो मेल। तो यहां पे अक्स है, यानी कि इसमें से एक ये अक्स क्रोमोसोम निकल गया। यहां पे कि जो डबल अक्स है, इनमें से सेक्स क्रोमोसोम तो एक ही होता है, एक होती है बार बॉडी, जिसे बोल सकते हैं अपन अवशिष्ट काय। ये अगर निकल जाती है बार बॉडी, तो यहां पे X0 अपन इसको शो करते हैं, कहते हैं। तो बार बॉडी किसे बोलेंगे?
फीमेल में जो डबल एक्स जो अपन शो करते हैं सेक्स क्रोमोसोम के रूप में, उनमें से सेक्स क्रोमोसोम तो एक ही है, लेकिन एक क्या है, बार बॉडी होती है। तो इसमें यहां से इस डिसऑर्डर में ये गायब हो जाती है, तो इसलिए तो कमी हो रही है। यहाँ पे 46 की जगह 45 ही रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्त्रवण है वो अल्प मात्रा में होता है या होता ही नहीं है। इनमें मानसिक मंदता भी पाई जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में, किस वजह से होता है, इसके पहचान के लक्षण क्या है, वो अच्छे से समझा दिए हैं। ये चीज आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, तो आप लिख नहीं पा रहे हो उनसे, आप लिखते तो नहीं हो, तो ये चीज मैंने अच्छे से समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो जेनेटिक सिंड्रोम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो है क्लाइनफेल्टर। नाम सुना होगा इसका भी, क्लाइनफेल्टर। कैसे होता है, गुणसूत्र की कमी के कारण होता है या अधिकता के कारण होता है, पहचान के लक्षण क्या है, वो सब भी अपन इसमें देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी ट्राइसोमी या एकाधिसूत्रता के कारण होता है, यानी 46 क्रोमोसोम के स्थान पर एक और होगा, यानी 47 हो जाएंगे। और सबसे जो मेन रीजन है कि इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम के अधिक उपस्थित होने के कारण ये ऐसा होता है। यानी जो अपन बता रहे हैं ना ट्राइसोमी, उसमें जो नया क्रोमोसोम जुड़ रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम जुड़ जाएगा। यानी कि नॉर्मल जैसे मेल है तो मेल अक्स वाई होता है, लेकिन कैसे हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो अक्स, डबल अक्स वाई हो गया, ये लो डबल अक्स वाई। तो जो मेल भी होगा वो भी अगर इससे ग्रसित होगा तो वो फीमेल के जैसा दिखेगा, एक लड़का एक लड़की के समान दिखना स्टार्ट हो जाता है इस सिंड्रोम के कारण। तो ध्यान देना, 3rd नंबर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर, इसका मेन रीजन क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम के अधिक उपस्थित होने के कारण, अर्थात जहां पे अक्स वाई होना था क्या हो जाएगा, डबल अक्स वाई। क्लियर है। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एकाधिसूत्रता, जिसे अपन बोलते हैं ट्राइसोमी। यानी कि 2n में +1 हो गया तो क्या हो जाएगा, 46 + 1, तो ये 47 हो गया, ये वाला भाग। क्लियर है, 47 हो गया, तो ऐसा हो गया। इसमें जो मुख्य रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वो मेल में दिखाई देते हैं, ठीक है, फीमेल में नहीं, मेल में। लेकिन ये देखने पे तो सामान्य लगते हैं मेल, लेकिन इनमें बहुत सारी असमानताएं होती है। जैसे इसके पहचान के लक्षणों की बात करें तो जो मेल होता है उसमें स्पर्म का डेवलपमेंट अल्प मात्रा में होने लगता है, अर्थात एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन अल्प मात्रा में रिलीज होने लगता है, तो अपने आप शुक्राणु कम मात्रा में बनेंगे। दूसरा ये कि इनके जो ये ग्रसित मेल होते हैं, जो नर होते हैं, उनका चेहरा और बाल फीमेल
या मादा के समान दिखाई देते हैं। चेहरा और बाल मादा के समान या फीमेल के समान दिखाई देते हैं, और इनके चेहरे पर जो वसा होती है वो भी फीमेल के समान जमा हुई दिखाई देती है। यानी जैसे एक फीमेल का शरीर होता है, सेम वैसा ही मेल का भी हो जाता है। इसके साथ ही इनमें लगभग 25% में मानसिक मंदता भी पाई जाती है। लगभग 25% में मानसिक मंदता भी पाई जाती है, और इन 25% में से 1% में मानसिक विकार होते हैं। मानसिक मंदता तो 25 में होंगी 100 में से, उसमें से 1% में तो मानसिक विकार ही होंगे, यानी कि उनका आईक्यू बिल्कुल ही नहीं होगा, कोई ना कोई इसमें माइंड में बीमारी होगी जन्म से ही। इसीलिए माना जाता है कि लगभग 5000 में से एक बच्चा इस रोग से ग्रसित मिलता है। जब 5000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से एक बच्चा इस सिंड्रोम से ग्रसित भी अपन को मिलता है। इनमें बार बॉडीज का अभाव नहीं होता। यहाँ पे बार बॉडीज का अभाव कैसे होगा? नहीं होगा, वो तो फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। क्लियर है? तो ये था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, किसकी कमी से होता है या किसी के अधिकता से होता है, और इसके पहचान के लक्षण क्या है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें जो मेल है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं एक लड़की के समान दिखूं, मेरा चेहरा गोल गोल दिखे, वसा से भरा हुआ दिखे, ठीक है, और मेरे बाल लड़कियों की जैसे दिखे, तो मैं इस सिंड्रोम से ग्रसित होऊंगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के मुख्य 3 एग्जाम्पल बताए हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में हीमोफीलिया भी है, जो आप स्वयं कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आनुवांशिक डिजीज है एक। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपने सुना होगा जीन कॉन्सेप्ट का। आपके सिलेबस में जो 3rd यूनिट है उसके लास्ट में ये है टॉपिक, जीन कॉन्सेप्ट। तो लास्ट टॉपिक है अपना इस यूनिट का। इसके बाद अपनी यूनिट 3rd कंप्लीट और अपना पेपर भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीन कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं जीन अवधारणा। जीन कॉन्सेप्ट। तो ये जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया, जीन अवधारणा या जीन कॉन्सेप्ट किसने दी, इसके मुख्य लक्षण क्या है, या एक जीन की संरचना क्या होती है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपने यहाँ पे एग्जाम में छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी, बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, प्लस कंपटीशन के एग्जाम में भी बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पेपर सबसे पहले पढ़ाता हूँ, डीपली पढ़ाता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे भी ये चीजें अपने बीएससी में भी काम आ जाए फर्स्ट ईयर में, और अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी भी रखते हो तो वहां भी जनरल साइंस पूछी जाती है, तो वहां पे भी ये चीज आपके क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो वही बात है, आम के आम गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज। बात करते हैं। तो जीन शब्द का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था W. वॉटसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? W. वॉटसन ने सन 1909 में। तो ये चीज ध्यान रखना, वॉटसन ने, डायरेक्ट वॉटसन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वॉटसन ने सन 1909 में जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। इन्होंने ये बताया था कि एक जीन लगभग 1500 नाइट्रोजनी क्षार को, नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो आणविक वेट या भार, इसे बोलते हैं अपन
मॉलिक्यूलर वेट ये कितना होता है 10⁶ इकाई, इसे अपन बोलते हैं यूनिट के लगभग। इन्होंने ये बताया वॉटसन ने कि एक जीन लगभग 1500 नाइट्रोजन बेसेस या क्षारकों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10.6 यूनिट या इकाई के लगभग होता है। इतनी कहानी वॉटसन ने बता दी थी। बाद में मॉर्गन आए। मॉर्गन, इन्होंने जीन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की थी। तो आपको डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जीन कॉन्सेप्ट या जीन अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो आप क्या बताओगे? मॉर्गन ने। इन्होंने जीन कॉन्सेप्ट या जीन अवधारणा के कुछ मुख्य लक्षण या मुख्य पॉइंट बताए, जिनको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जैसे कि अपन आनुवांशिकी के नियम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेंडल के जो नियम थे, तो उनको पढ़ने के बाद अपनी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है। तो उन्हीं के बेस्ड मॉर्गन ने जीन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने क्या समझाया था कि किसी भी जीव में उसके एक कैरेक्टर को या एक लक्षण को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए एक जीन युग्म पाया जाता है। उस जीन युग्म के दो विकल्प होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। वह रूप या वह विकल्प रूप जो अपना प्रभाव दिखाएगा वो प्रभावी या डोमिनेंट से अपन क्या बोल रहे हैं? प्रभावी। और जो विकल्पी रूप अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? अप्रभावी। इसे बोलते हैं अपन रिसेसिव। ये तो अपन ने पढ़ा था मेंडल्स के नियम में, ठीक है। इसके अलावा मॉर्गन ने यह भी बताया कि एक गुणसूत्र पर हजारों की संख्या में जीन उपस्थित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कोई क्रोमोसोम है, इस पे ये 2 ही जीन हो, हजारों की संख्या में इस पर जीन उपस्थित हो सकते हैं। और जीन हमेशा गुणसूत्र पर एक रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, ये भी अपन को पहले से पता है। तो मॉर्गन ने फिर से इसी चीज को बताया कि एक गुणसूत्र पर जीन हमेशा रेखीय क्रम में ही उपस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में, लाइनर सीक्वेंस। क्लियर है? और यह भी बताया एक लक्षण कि एक क्रोमोसोम पर जिस स्थान पर ये जीन उपस्थित होते हैं उस स्थल को लोकस कहते हैं। ये भी अपन को पहले से पता है, तो मॉर्गन ने इसको फिर से बता दिया, लोकस कहते हैं। क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, अच्छा ये जो एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले जो 2 जीन युग्म बताए अपन ने या जो 2 विकल्प रूप बताए अपन ने, उनमें से एक तो माता से आता है और एक पिता से आता है। ये भी मॉर्गन ने बताया, ऐसा ही होता है। अच्छा कई बार क्या होता है कि ये जो जीन्स बता रहे हैं अपन, ये सभी लाभदायक होते हैं, लेकिन कई बार कुछ हानिकारक जीन्स भी बन जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे जीन्स को मॉर्गन ने घातक जीन, क्या कहा? घातक जीन। जैसे अपन ने म्यूटेशन के टाइप में एक टाइप पढ़ा था लेथल, ये लेथल जीन्स होते हैं, इन्हें घातक जीन्स बोलते हैं, जिसके कारण संबंधित इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए इनका नाम घातक जीन रख दिया। मॉर्गन ने एक लक्षण ये भी बताया कि मियोसिस क्रिया जब होती है उसमें आनुवांशिक पदार्थों का या जीन्स का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर के नाम से या जीन विनिमय के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको मॉर्गन द्वारा दी गई जीन कॉन्सेप्ट या जीन अवधारणा के कुछ मुख्य बिंदु बताए हैं, मोस्ट जो आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद मॉर्गन ने जीन की स्ट्रक्चर को समझाते हुए इस तरह समझा दिया, इससे संबंधित ही आपको कुछ टर्म्स भी पूछ ली जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा सिस्ट्रोन का, रेकोन का, म्यूटोन का, काफी बार पूछे गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। लास्ट 3 पॉइंट बचे हैं बस।
तो जीन स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं, जीन स्ट्रक्चर, तो इसमें फर्स्ट मैं ले रहा हूं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का नाम सुना होगा आपने। जीन की फंक्शनल यूनिट या जीन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रॉन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जीन की फंक्शनल यूनिट, जिसे अपन बोलते हैं कार्यात्मक इकाई, क्या कहलाती है? सिस्ट्रॉन कहलाती है। ये चीज ध्यान रखना, स्पेशली मुख्य बिंदु है ये इसका। अब एक मान लो कि मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल में भी न्यूक्लियोइड होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो उसमें भी जीन होंगे। तो बैक्टीरिया का जो सिस्ट्रॉन है, एक सिस्ट्रॉन, यह एक सिस्ट्रॉन 1500 से लेके 30,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनी बेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। बैक्टीरिया का एक सिस्ट्रॉन 1500 से लेके 30,000 तक नाइट्रोजनी बेसेस को या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात एक सिस्ट्रॉन mRNA को कोड करता है। बात तो वही है घूम फिर के कि सिस्ट्रॉन क्या है? एक कार्यात्मक इकाई है जीन की। अब जीन क्या है? डीएनए पे उपस्थित है, क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना है, तो इसमें आनुवांशिक सूचनाएं हैं सिस्ट्रॉन के पास, यानी एक तरह का जीन ही है सिस्ट्रॉन। यानी जीन की कार्यात्मक इकाई को अपन ने सिस्ट्रॉन बोला, तो एक तरह से जीन ही है। तो जीन के पास आनुवांशिक सूचनाएं हैं, अर्थात ये आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए पर कोड की जाती है। ये अपन ने प्रोटीन संश्लेषण में पहले पढ़ा था। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक सिस्ट्रॉन एमआरएनए को कोड करता है। ये शब्द जीन, ये जो सिस्ट्रॉन शब्द है, ये बेंजर ने दिया था, बेंजर। तो ये चीज भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिस्ट्रॉन शब्द किसने दिया, तो बताओगे बेंजर। ये तो अपन ने बात कर ली सिस्ट्रॉन की। अब बात करते हैं रेकॉन की। रेकॉन या रेकॉन भी बोलते हैं, तो ये शब्द भी बेंजर ने दिया था, रेकॉन शब्द भी। और यह सिस्ट्रॉन तो जीन की फंक्शनल यूनिट, जबकि रेकॉन पुनः संयोजन बोलते हैं इसे, पुनः संयोजन से बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। पुनः संयोजन की सूक्ष्मतम इकाई रेकॉन कहलाती है। और रेकॉन शब्द बेंजर ने दिया था, सिस्ट्रॉन शब्द भी बेंजर ने दिया था। स्मॉल यूनिट यानी सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? रेकॉन। और मैं आपको डीपली समझाना चाहूं इसको, तो एक न्यूक्लियोटाइड युगल, युगल को बोल सकते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड पेयर। यानी अपन ने डीएनए की संरचना पढ़ी थी, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनिक क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे थे? न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे। तो उससे एक न्यूक्लियोटाइड पेयर की मैं बात करूं, एक युगल की बात करूं, तो वह एक रेकॉन को प्रदर्शित करता है। अर्थात मैं दो न्यूक्लियोटाइड युग्म की बात करूं, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड युग्म डीएनए की संरचना में ये है और एक ये है, एक ये, यानी एक तो ये वाला और एक ये वाला, या एक ये वाला और एक ये वाला की बात करूं, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वह एक रेकॉन की को प्रदर्शित करने वाली होती है। यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वह रेकॉन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, या इसका सूक्ष्मतम प्रदर्शन करती है। यह न्यूक्लियोटाइड पेयर आपस में मिलकर एक जीन का निर्माण करते हैं। जीन कार्यात्मक इकाई होगी, ठीक है। तो इसमें पुनः संयोजन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा।
तो ये चीज ध्यान रखना, रेकॉन बेंजर ने दिया था शब्द, और ये पुनः संयोजन या रिकॉम्बिनेशन की सूक्ष्मतम इकाई के नाम से जानी जाती है, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के मध्य की दूरी के रूप में। थर्ड अपन बात करते हैं, सिस्टोन हो गया, रेकॉन हो गया, लास्ट में है म्यूटोन। म्यूटोन अपन ने उत्परिवर्तन पढ़ा है, तो म्यूटोन म्यूटेशन को कहते हैं, तो वहीं से ये शब्द है, उसी से संबंधित है। थर्ड म्यूटोन यानी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है म्यूटोन। म्यूटेशन की सूक्ष्मतम इकाई, म्यूटेशन किसे बोलते हैं अपन? उत्परिवर्तन। अर्थात डीएनए का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्षमता पाई जाती हो, म्यूटोन कहलाता है या कहलाती है। डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्षमता पाई जाती है, म्यूटोन कहलाता है। दे दी मैंने डेफिनेशन और अच्छी सी, तो ये चीज ध्यान रखना। अर्थात जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के मध्य जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन म्यूटेशन या म्यूटोन का प्रदर्शन ही करते हैं। और यह न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में मिलकर एक प्रोटीन के लिए कोड करती है और जीन का, प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। म्यूटोन म्यूटेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट या सूक्ष्मतम इकाई होती है। अर्थात अपन ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्षमता पाई जाती है, म्यूटोन कहलाता है। क्लियर है? तो इसके साथ ही ये आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट है। बचे कुछ जो टॉपिक है, जैसे कोशिका द्रव्यी वंशागति, जिसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो आपको बॉटनी वाले मैम करवाएंगे। और जैसे इसी में मैं हीमोफीलिया नहीं पढ़ा रहा आपको, बहुत इजी टॉपिक है, आप आज तक पढ़ते आए हो, तो आप स्वयं भी उसको कर सकते हो। ऐसे गुने चुने एक दो टॉपिक है जिनमें से आधे तो आपको मैम पढ़ा देंगे और एक दो आप खुद कवर कर लेना, बहुत ईजी है। तो इसी के साथ ही आज अपनी यूनिट थर्ड भी कंप्लीट है, पेपर नंबर 2 की। तो अपना पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम अपन आपका पेपर नंबर 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।